ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ओके, जो हमारे थ्योरी के जो मेन टॉपिक्स हैं वो मिनरल मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट होते हैं। इसमें ज़रा जो पहले जो फर्स्ट दो लेक्चर्स हैं वो मोस्टली इंट्रोडक्टरी हैं, उसमें यही बताया गया कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या है और क्या कुछ हमने एनालिसिस करना है। तो मिनरल मेटाबॉलिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। ये दरअसल आपके बार बार स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो अटेंड करने में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। ओके, मिनरल मेटाबॉलिज्म में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मिनरल्स। न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है इनटू टू क्लासेस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, मींस मोर देन 100 ग्राम पर डे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, लेसर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, लेस देन 100 ग्राम पर डे। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें एनर्जी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स ये हमें एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज दे रहे हैं, लिपिड्स 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज दे रहे हैं। सेकंड, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो जीरो एनर्जी दे रहे हैं, कोई एनर्जी हमें नहीं दे रहे। ठीक है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं फॉर एग्जांपल विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये एसेंशियल हैं फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, लेकिन इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही। विटामिन एंड मिनरल्स में जो मिनरल्स को फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स में। जो विटामिन्स हैं दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, मीन्स कि कार्बन हाइड्रोजन इनमें होगा। जो मिनरल्स हैं ये मोस्टली इनऑर्गेनिक इन नेचर होंगे एंड नॉट चेंज बाय डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। मतलब आयरन को जब आप डाइजेस्ट कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये आयरन ही रहेगा, कैल्शियम कैल्शियम ही रहेगा, फास्फोरस उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो जो प्रोटीन्स है वो डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बन जाता है, लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, लेकिन मिनरल्स में कोई चेंज नहीं आती। डाइटरी मिनरल्स जो इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ठीक है, ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ साइंटिफिक मिनरल्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, KCl है, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, ये वाले साइंटिफिक मिनरल्स हो सकते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? ये मिनरल्स के नंबर ऑफ फंक्शंस हैं। एज ए कोफैक्टर एक्ट करते हैं, एग्जांपल जिंक है, जिंक बहुत सारे रिएक्शन में एज ए कोफैक्टर एक्ट कर रहा है। फिर स्ट्रक्चरल रोल है, कैल्शियम फास्फोरस बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, बोन्स का बहुत अहम ये इंग्रेडिएंट्स है। सल्फर केराटिनाइज्ड टिश्यू में होता है, एसिड बेस एंड वाटर बैलेंस, सोडियम पोटाशियम नर्व कंडक्शन में है, इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल है। फिर इसके अलावा यूनिक फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है, मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, मीट बीफ फिश में होगा, ठीक है। डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया करेगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करेगी। तो ये इनके फंक्शंस हो सकते हैं मिनरल्स के। इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, जिस तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, इस तरह मैक्रो मिनरल्स भी हैं, माइक्रो मिनरल्स भी हैं। मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं? जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, मोर देन 50 मिलीग्राम पर केजी इनकी रिक्वायरमेंट है। और माइक्रो मिनरल्स कौन से हैं? जो लेस देन 50 मिलीग्राम पर केजी है। मैक्रो के एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह हैं, एंड माइक्रो की क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम इनको ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स एंड थर्ड कंटेमिनेट मिनरल्स। कंटेमिनेशन नाम से इससे पता चल रहा है कि कंटेमिनेशन क्या होती है कि किसी प्योर फॉर्म में कोई माइनर सी क्वांटिटी ऐड कर दी जाए जो उसको इम्प्योर कर दे, उसको हम कंटेमिनेट कहते हैं। यहाँ पे इससे मुराद ये है कि ट्रेस मिनरल्स, वो वाले मिनरल्स जो हमारी बॉडी को इन अ वेरी लेसर अमाउंट रिक्वायर्ड है,
अगर उससे ज़्यादा होंगे ये टॉक्सिसिटी करेंगे। फॉर एग्जांपल लेड, आर्सेनिक, टिन, बोरॉन, जिनका हम लोग नाम भी टेस्टों में कम ही सुनते हैं क्योंकि बॉडी को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज आर कंटेमिनेट मिनरल्स। ठीक है, तो मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं? दीज आर दोज मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे। हमने फर्स्ट में जब डिस्कस किया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो थे जो मोर देन 100 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड थे, और मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं जो मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी जो 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट है और मैक्रो मिनरल्स की 100 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है पर डे के लिहाज से। एग्जाम्पल इनकी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम है। माइक्रो मिनरल्स उसी तरह ये कि लेस देन 100 मिलीग्राम रिक्वायर है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की थी वो लेस देन 100 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट थी। इसमें आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह इंक्लूडेड हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स। बायो अवेलेबिलिटी चाहे किसी मेडिसिन की हो या कोई भी हो, तो बायो अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि हाउ मच दैट इज अब्सॉर्ब्ड इन आवर इंटेस्टिनल सेल। जब हम इसकी फूड की बात करेंगे तो उसके डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इससे मुराद है कि कितनी वो डाइजेस्ट हुई और कितनी बॉडी को में अब्जॉर्ब हुई, मतलब ये कि हमें वो कितनी अवेलेबल है। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसको बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स का रोल ये हो सकता है कि कैल्शियम ने बाइंड करना है अपने रिसेप्टर के साथ। अगर जेनेटिक्स में इसके रिसेप्टर की पॉलीमॉर्फिज्म है या म्यूटेशन है, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर की अगर लेस एक्सप्रेशन है, लेस एक्सप्रेशन से मुराद ये कि वो प्रोटीन कम बनी हुई है, रिसेप्टर्स जो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, अगर उसका लेस एक्सप्रेशन है तो क्या होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, और अगर मोर एक्सप्रेशन है, ओवर एक्सप्रेशन है, तो कैल्शियम हाईली अमाउंट में अब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब कि जेनेटिक्स से अफेक्ट हो सकता है। सेकंड, एजिंग। एज का आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, ओल्ड एज में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है, तो इन कंडीशन में भी बायो अवेलेबिलिटी या अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स कम हो जाएगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस डेफिनेटली से रिलेटेड है। अगर हमारी बॉडी को किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कैल्शियम ऑलरेडी इन सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी में उसकी हाई अब्जॉर्प्शन होगी, हाई बायो अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या है, जो मोस्टली जो हमारे जो भी फूड्स हैं, डाइट हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यहीं पे इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। रेगुलेट इनको कह रहे हैं किडनीज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। किडनीज आर द मेजर रेगुलेटर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। कैसे? किडनीज, अगर हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबोलाइट उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो किडनीज उसको एक्सक्रीट करवाएंगे थ्रू यूरिन, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये उसकी रिटेंशन करवाएंगे और यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होने देंगे। सिमिलर रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का कि हमारी बॉडी में अगर कोई सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल मौजूद है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और अगर वो उसकी डेफिशिएंसी है तो उसकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सोर्सेज ऑफ मिनरल। मोस्टली मिनरल्स जो है ये हमारे फूड में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये एलिमेंट्स में भी हो सकते हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, या सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स एंड विटामिन सप्लीमेंट्स। अगर हम बात करें इसकी अब्जॉर्प्शन की, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट, जो स्पिनच में मौजूद है, स्पिनच में कैल्शियम भी मौजूद है, ऑक्सलेट भी मौजूद है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी सी स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर किसी चीज में कैल्शियम मौजूद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स उसकी अब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिस तरह कैल्शियम स्पिनच में मौजूद है लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऑक्सलेट। इस तरह फाइटेट जो एक फॉर्म है फास्फोरस की, ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं इन दी ड्राई फ्रूट्स, बीन, नट्स जितने भी हैं, इनमें फाइटेट कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देता।
और कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, जिस फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर सकता है, इंटरेक्शन विद अदर मिनरल्स। लास्ट स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि जब वो अदर मिनरल से फाइटेज या ऑक्सलेट से इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। टिश्यू स्टोरेज, अगर बोन में कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगी कैल्शियम की। अगर लीवर में ग्लाइकोजन वगैरह की सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो टिश्यू स्टोरेज पे भी डिपेंड कर रहा है कि बॉडी को कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए। फिर फॉर्म दोनों फॉर्म में हो सकता है। मोस्टली जो मिनरल्स हैं हमारे वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही होते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म में उस वक्त होंगे जब ये किसी और के साथ कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम सेलिनेट के साथ ऐड हो जाएगा या सेलिनेट के साथ ऐड हो जाएगा, तो उस फॉर्म में या ऑर्गेनिक फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, जो डाइटरी मिनरल्स हैं जो हमारे, वो मोस्टली हमें प्लांट से मिल रहे हैं। इसके अलावा ये हमें कुछ मेटल से भी मिल सकते हैं और ये स्टोर होंगे इन टिश्यूज एंड लार्ज अमाउंट। ठीक है, टिश्यूज में स्टोर होंगे। और जितने भी मिनरल्स हैं, अगर हम बात करें विटामिन एंड मिनरल्स की, तो एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं विटामिन की, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। विटामिन की दो क्लासेस हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं कि आप ये वाले विटामिन ले लें, तो मोस्टली हम उनको कहते हैं कि आप बी कम्प्लेक्स विटामिन लें। बी कम्प्लेक्स क्यों लें? विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। मतलब ये कि अगर बंदे ने विटामिन स्टार्ट करने से पहले भी टेस्ट नहीं करवाया था कि कितनी डेफिशिएंसी है, और जब वो खा रहा है उसके बाद भी टेस्ट नहीं करवाया, तो फिर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर ज्यादा अमाउंट में खा भी लेगा, मतलब ज्यादा अरसे तक कंटिन्यू भी करेगा, तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे। सेकंड आर फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। अगर ये लार्ज अमाउंट में लेंगे, टॉक्सिसिटी करेंगे और उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करेंगे। सिमिलर रोल इज फॉर मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होता है कि अगर मिनरल्स हम हाई अमाउंट में लेते हैं तो ये भी टॉक्सिसिटी करते हैं। ये वाटर सॉल्युबल इनमें बहुत कम है। मोस्टली ये है कि ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं और टॉक्सिसिटी काज कर रहे थे। लिवर के अलावा बाकी ऑर्गन्स में, जिस तरह कैल्शियम, ये अगर ब्लड में हाई अमाउंट में होगा फिर भी ये उसकी कैल्सिफिकेशन कर देगा टिश्यूज की। अगर बोन्स में हाई अमाउंट में है तो वहां पे भी ये उनके लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये मिनरल्स जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ये टॉक्सिसिटी काज करते हैं इफ दे आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। डेफिशिएंसी एंड एक्सेस क्या है? डेफिशिएंसी जब होगी तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगी। फॉर एग्जांपल हम ले लें कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, अगर वो बोन्स में डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी दो किस्म की हो सकती है, बोन्स की भी हो सकती है, ब्लड की भी हो सकती है। अगर बोन में डेफिशिएंसी है तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया होगा। अगर ब्लड की डेफिशिएंसी है तो टेटनी हो जाएगी, जिसमें मसल क्रैम्प्स होंगे। और अगर ये हाई अमाउंट में मौजूद है या हमने इसकी जो सप्लीमेंट्स है वो हाई अमाउंट में ले ली, तो ये टॉक्सिसिटी काज करेगा। टॉक्सिसिटी, वॉमिटिंग और कुछ स्टोमक कॉन्स्टिपेशन इसकी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं टॉक्सिसिटी के। अब हम इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मैक्रो मिनरल में फर्स्ट कैल्शियम है। कैल्शियम 99% बोन्स में होता है, ओनली 1% ये ब्लड में होगा। जो हमारे यंग अडल्ट में इसके जो ये समझ के वॉल्यूम है, दैट इज 1100 ग्राम कैल्शियम हमारी बॉडी में मौजूद होता है। नॉर्मल रेंज इसकी 9 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। नॉर्मल रेंज से मुराद ये हम लेते हैं कि जब हम उसका ब्लड लेते हैं, हम उसका टेस्ट लगाते हैं, तो इतना उसका रिजल्ट आना चाहिए उस ब्लड में। 9 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए, या 5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर होगा। फूड सोर्सेज कौन से हैं जी कैल्शियम के? फूड सोर्सेज दो किस्म के हैं, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सेकंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। मिल्क एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें हाई अमाउंट में होगा, हाई बायो अवेलेबिलिटी होगी, मतलब उनमें होगा भी हाई और अब्जॉर्ब भी हाई अमाउंट में हो जाएगा। और एंड इसमें ये ब्रैकेट में लिखा है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। इसको अगर हम डिस्कस करें तो अगर आज से हम 5-6 साल पहले कॉन्सेप्ट जाए तो फैट फ्री मिल्क का एक कॉन्सेप्ट आया था कि जो फैट से फ्री मिल्क है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे हमारा वेट गेन नहीं होगा। लेकिन उस फैट फ्री के कुछ अरसे बाद इन्होंने कहा कि नहीं, फोर्टिफाइड मिल्क होना चाहिए। अब डिफरेंस क्या है फैट फ्री में? फैट फ्री में क्या है कि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे हमारा वेट गेन नहीं होगा। लेकिन उस फैट फ्री के कुछ अरसे बाद इन्होंने कहा कि नहीं, फोर्टिफाइड मिल्क होना चाहिए। अब डिफरेंस क्या है फैट फ्री में?
जो कैल्शियम है इसको अब्जॉर्ब करवा रहा है विटामिन डी। विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर हम मिल्क को टोटली फैट फ्री कर दें, जिस तरह हम लोग अगर बाहर से मिल्क परचेज करें तो पहले उन्होंने जहां से हम खरीदते हैं उन्होंने बॉयल कर करके उसकी फैट निकाली होती है, उसके बाद घरों में मजीद उसकी फैट निकाल दी जाती है, तो बाद में जो मिल्क बच जाता है उसमें फैट नहीं होती या बहुत ही कम होती। जब उसमें फैट बहुत कम होगी या नहीं होगी तो विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होगा, बिकॉज विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो फिर ऐसा दूध पीने से हम लोग कैल्शियम डेफिशिएंट ही रहेंगे चाहे जितना मर्जी पिए। ठीक है, तो इस जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करने के लिए फोर्टिफाइड मिल्क बनाया गया। आप लोग टीवी कमर्शियल में देखते होंगे फोर्टिफाइड मिल्क या फार्मूला मिल्क। उसमें क्या होता है कि विटामिन डी एंड कैल्शियम के रेशो से उसमें फैट ऐड किया जाता है, टोटल फैट रिमूव नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एक तो इसके सोर्सेज में मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सेकंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्पिनच है, उसमें भी कैल्शियम होता है, लेकिन उसमें क्या है, पुअर अब्जॉर्प्शन। क्यों पुअर अब्जॉर्प्शन है? कैल्शियम तो उसमें मौजूद है लेकिन उसमें ऑक्सलेट भी मौजूद है, वो ऑक्सलेट उस कैल्शियम के साथ अब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी जो अब्जॉर्प्शन है, बायो अवेलेबिलिटी है, उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी फूड में कैल्शियम हाई अमाउंट में मौजूद है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी हाई होगी, उसकी अब्जॉर्प्शन भी आएगी। कुछ फैक्टर्स जो है उसकी अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। डेली रिक्वायरमेंट हमारी जो अडल्ट्स की हैं वो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम है। अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स यूज करें या आपने को देखा हो तो एक बहुत फेमस सप्लीमेंट है कैल्शियम का, CAC 1000। वो 1000 इसलिए लिखा गया होता है कि 1000 हमारी डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की। 1000 से 1300 मिलीग्राम हम डेली कैल्शियम ले सकते हैं। इससे ज्यादा लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी काज करेगा और इससे कम लेंगे तो वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कैसी हो रही है। हमारे ब्लड में कैल्सीट्राइयोल होता है। ठीक है, कैल्सीट्राइयोल जिसको आप विटामिन D3 या विटामिन डी कह लें, ब्लड में ये हमारे न्यूट्रिशन के थ्रू भी अब्जॉर्ब हो सकता है, हमारी स्किन भी ये सनलाइट से विटामिन डी बना रही होती है। अब इसके जो कैल्सीट्राइयोल है यहाँ पर जो C से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं इंटेस्टिनल सेल्स पे, कि इसने इंटेस्टिनल सेल पे एक्ट करना होता जाके। जब ये इंटेस्टिनल सेल पे एक्ट करेगा उसके आप इसको यूं समझे कि ये जब ट्रांसपोर्ट होगा इन द इंटेस्टिनल सेल, अपने रिसेप्टर से कंबाइन होगा तो ये CR कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम कैल्सीट्राइयोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स करेंगे। ये जो CR कॉम्प्लेक्स है ये जाएगा इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट इंटेस्टिनल सेल। पहले कहाँ पे था? C जो कैल्सीट्राइयोल है वो गया वहां से ब्लड से इंटेस्टिनल सेल में, मतलब उसके साइटोप्लाज्म में, उसके बाद CR कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये गया वहां पे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में इसकी एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि प्रोटीन बनेगी, CR कॉम्प्लेक्स से जो प्रोटीन बनेगी दैट इज CB प्रोटीन, काल्बिंडन प्रोटीन। काल्बिंडन प्रोटीन अब्जॉर्प्शन करवाएगी ऑफ कैल्शियम की। अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें तो वहां पे ल्यूमन बनाया गया, गट बनाया गया कि कैल्शियम जब हमारी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता। इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने के बाद इसको एक प्रोटीन चाहिए जो इसको लेके जाए टूवर्ड्स ब्लड। ठीक है, वो होगी काल्बिंडन प्रोटीन। कैल्शियम काल्बिंडन के साथ कंबाइन होगा और ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का। फिर जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फर्स्ट विटामिन डी डायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है, इसकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। उसके अलावा दो ग्लैंड्स हैं जो कैल्शियम को रेगुलेट करवाते हैं। फर्स्ट वन इज पैराथायराइड ग्लैंड, सेकंड इज थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है दैट इज PTH, और जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन इससे कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है दैट इज कैल्सिटोनिन। PTH क्या करवाता है? इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। बोन की बात नहीं कर रहे, कैल्शियम दो फॉर्म में होगा, 99% ये बोन में है, 1% इन ब्लड में है। PTH ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? ये बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लेके आएगा।
सेकंड, ये अब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम की फ्रॉम द इंटेस्टाइन। थर्ड, ये जो किडनी से कैल्शियम जो एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन से, उसकी रिटेंशन करवाएगा और इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल। सेकंड जो हार्मोन है दैट इज कैल्सिटोनिन, वो इंक्रीज करेगा बोन्स का कैल्शियम, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि वो डिक्रीज करेगा प्लाज्मा कैल्शियम, ठीक है। जब वो बोन्स में लेके जाएगा कैल्शियम का, तो डेफिनेटली प्लाज्मा कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा। बोन्स में कैल्शियम जब लेके जाएगा तो कैसे लेके जाएगा? फर्स्ट, वो ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा कैल्शियम को फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड्स बोन। सेकंड, उसी तरह कि वो अब्जॉर्प्शन करवाएगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन और रिटेंशन करवाएगा फ्रॉम द किडनीज। थर्ड फैक्टर कौन सा हो सकता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हमेशा 1:2 या 2:1 में हो सकते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के 1 फास्फोरस के साथ बाइंड कर सकते हैं, या 1 जो कैल्शियम है वो 2 फास्फोरस के साथ बाइंड कर सकते हैं। हमेशा ये इसी रेशियो में बाइंड करते हैं, ये नहीं हो सकता कि 1:3 या 3:1 की इसकी रेशियो हो या 1:4 हो। इसके अलावा जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल पाल्मिटोलिक एसिड या बाकी जो है, ये डिक्रीज करते हैं कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, बाइल साल्ट्स इंक्रीज करते हैं, एनायंस ये जो ऑक्सलेट हैं या सल्फेट्स वगैरह ये भी डिक्रीज करते हैं। प्रोटीन इन डाइट, कालबिंडन की हम एग्जांपल ले लें कि अगर कालबिंडन ना हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स हैं हमारी डाइट में वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हैं। इसी तरह ये बाकी फैक्टर्स हैं, इंटेस्टिनल पीएच है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ये भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब मेन बताया गया कि कैल्शियम डिपेंडेंट है ऑन विटामिन डी। कैसे डिपेंडेंट है? विटामिन डी ने बनाना है कालबिंडन प्रोटीन। कालबिंडन प्रोटीन नहीं होगी तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नीड। फॉर एग्जांपल ग्रोथ, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में जब मोस्टली डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की, तो उस इन कंडीशंस में भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। फिर बायो अवेलेबिलिटी, जो अब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज किन कंडीशन में होगी? लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा जो फाइटेट्स हैं, जो फास्फोरस की टाइप्स हैं प्रेजेंट इन ड्राई फ्रूट्स, ग्रेन्स, नट्स, ठीक है, वो इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। ऑक्सलेट के साथ इसकी बाइंडिंग इसको डिक्रीज करती है। व्हीट ब्राउन एंड लो एस्ट्रोजन लेवल, वो भी इसकी बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। कैल्शियम की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। जब हम बात करते हैं 9 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम होना चाहिए हमारे ब्लड में, ये जो 9 to 12 है इसको भी फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया, मतलब 9 मिलीग्राम के भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। 2 किस्म का कैल्शियम हमारी बॉडी में होगा। फर्स्ट वन इज नॉन डिफ्यूजेबल एंड सेकंड इज डिफ्यूजेबल, ठीक है। जो नॉन डिफ्यूजेबल है ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ये हमारी बॉडी यूज नहीं कर रही होती। जो यूज कर रही है दैट इज डिफ्यूजेबल कैल्शियम, जिसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया इनटू 2 कैटेगरीज, आयोनाइज्ड कैल्शियम एंड कॉम्प्लेक्स कैल्शियम। जो कैल्शियम हमारी बॉडी में एक्टिव होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है इन डिफरेंट फंक्शंस, दैट इज आयोनाइज्ड कैल्शियम। 5.45 to 6.23 इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर ये 4.3 से कम हो जाए तो एक डिजीज काज कर देता है जिसको टेटनी कहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ब्लड कैल्शियम की। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा 4.3 इन दी बोन्स, ठीक है, तो वो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया करवाएगा। रिकेट्स बच्चों में डिजीज हो गया, ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में है, ठीक है। तो है ये दोनों बोन्स की है कि बोन्स की रिसॉर्प्शन हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। फिजियोलॉजिकल एक्टिव है, इंक्रीजेस इन हाइपर पैराथायराइडिज्म। पीटीएच का हमने पढ़ा है कि पीटीएच क्या करवाता है? पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है, नॉट दी बोन कैल्शियम लेवल। तो जब हाइपर पीटीएच होगा तो ये उसको आयोनाइज्ड कैल्शियम को इंक्रीज करवाएगा एंड वाइस वर्सा। जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स होगा विद डिफरेंट एनायन, साइट्रेट एंड फॉस्फेट्स, और ये सिर्फ 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। बाकी ये कैल्शियम फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, बस मैं आप ये स्क्रीनशॉट ले लूं, फिर आप लोग बाद में लीव कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। बाकी किस तरह अटेंडेंस आपकी ऑनलाइन होती है? ये स्क्रीनशॉट के थ्रू ही होती है ना? यस सर। ओके।
सर फिर आपको अटेंडेंस शीट बनाना पड़ेगी। चलेंगे, वो भी बनवा लेंगे। आप खुद से, आप सीआर आप ही है ना? यस। तो आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है अटेंडेंस का, नहीं होता? यस सर, है मेरे पास, मैं आपको भेज दूं लिस्ट। नहीं, अभी अपने पास ही रखें, सारी लिस्टें अपने पास ही रखें, जब इधर यूनिवर्सिटी वाले मांगेंगे ना फिर उनको दे देंगे। ओके सर। ठीक है जी, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके अल्लाह सर। हाफिज़ सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।